Hello, my dear students. Welcome to you. How are you? आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर में जो टॉपिक है वह हमारा टॉपिक आज टेंस पे, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको डिटेल्स हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम अनुवाद कैसे बनाते हैं। अलग अलग उसके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने आपको एग्जाम्पल दे करके रूल के साथ आपको बताया था कि कैसे उसका अनुवाद बनाया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक आज का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम आज ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। परफेक्ट जो शब्द होता है जो यहाँ पे लिया गया है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण होना, जिसमें किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है और वह कार्य अभी जल्द में ही समाप्त हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका जो रूल होता है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इन प्रकार के सेंटेंसों में डिवाइड करके हम अलग अलग उसका अनुवाद बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन्हीं तीनों सेंटेंसों में हम उसको अलग अलग तरीके से उसका अनुवाद हम बनाते हैं। अब हम आते हैं यह अफर्मेटिव सेंटेंस में कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वह स्वीकारात्मक वाक्य होता है। स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है, न तो इसमें कोई इनकार किया जाता है और न ही कोई प्रश्न किया जाता है, इसमें हर एक बात को स्वीकार किया जाता है। तो जब वाक्य कोई स्वीकारात्मक होता है, जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद बनाने का जो नियम होता है वह रूल हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से हम आपको ये समझा रहे हैं कि इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। जैसे वह स्नान कर चुका है, वह स्नान कर चुका है, यानी स्नान करने का काम वह पूरा कर लिया है, वह अभी अभी इसको पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह परफेक्ट टेंस में आते हैं। हमने आपको बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, वह स्नान कर चुका है, स्नान करने का काम कौन कर रहा है। आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया गया है कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे जो स्नान करने का काम किया है वह है, इसलिए इसकी जो अंग्रेजी होगी वह सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे ही। अब यह देखना है कि ही के बाद जो हमारी सहायक क्रिया है या है, इन दोनों में से कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे। तो ये देखना है कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है, एक वचन का है, तो एक वचन के अनुसार हमारी सहायक क्रिया हैज हो जाएगी, और जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का होता है यानी प्लूरल होता है तो सहायक क्रिया है हो जाती है। तो यहाँ पे ही के अनुसार जो हमारी सहायक क्रिया होगी वह हो जाएगी हैज। उसके बाद है स्नान करना। स्नान करना से अंग्रेजी बेथ, तो बेथ का थर्ड फॉर्म बेथ हो जाएगा, यहाँ पे इसको बेथ लिख देंगे। अब उसके बाद कोई इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है, इसलिए यहीं पे वाक्य को पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बनाएंगे कि वह स्नान कर चुका है, ही हैज बेथ।
ऐसे कोई भी वाक्य रहेंगे तो आप आसानी से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अनुवाद बना लेंगे, आपको बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जिसमें किसी बात का इनकार किया गया होता है, जिसमें कहीं न कहीं वो निगेशन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस है जैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी इस स्ट्रक्चर में जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया गया था कि जो ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं वही स्ट्रक्चर इसमें भी होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है कि जो सहायक क्रिया होती है इसी सहायक क्रिया के बाद हम नॉट लगा देते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब अफर्मेटिव से निगेटिव जाना होता है तो उनकी सहायक क्रिया के साथ ही सहायक क्रिया जो होती है इसी के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? जैसे वह अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। वह अपना कार्य पूर्ण नहीं किया यानी पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पे जब हम इसका अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह की अंग्रेजी जाएगी ही। एक वचन है ये तो फिर वही सहायक क्रिया लगेगी हैज। वह अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। तो अब इसका अनुवाद हम जो बनाएंगे शी हैज। वाक्य निगेटिव है इसलिए यहाँ पे नॉट कर देंगे। उसके बाद पूर्ण किया है तो पूर्ण करना अंग्रेजी कंप्लीट होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। अपना कार्य, तो अपना कार्य के लिए जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार पॉजेसिव केस का वर्ड हम लगा लेते हैं। तो ही के अनुसार अपना के लिए हिज हो जाएगा। उसके बाद कार्य की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे वर्क। He has not completed his work। इस प्रकार से हम इस वाक्य का अनुवाद बना लेते हैं। जब भी कोई इस प्रकार का वाक्य आता है तो आप सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उन सारे वर्डों को क्रम से लिखेंगे तो आप आसानी से अनुवाद को बना लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न किया गया हो, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक तो वाक्य की शुरुआत जब क्या से होती है तब उसका एक अनुवाद बनाने का अलग नियम होता है, और जब कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य बीच में आता है तो उसका अलग नियम होता है, और जब उसमें कौन शब्द आ जाता है तो उसका अलग नियम होता है। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो अब हम आते हैं कि जब क्या से शुरू होने वाले वाक्य का अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। तो उसका रूल होता है हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी जब भी किसी वाक्य की शुरुआत यदि क्या से होती है तो सब्जेक्ट के पहले हमारी सहायक क्रिया इस टेंस की हैज या हैव लिखते हैं। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी सहायक क्रिया यहाँ पे हम लिख लेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा यदि प्लूरल होगा तब हम हैव लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम खाना खा चुके हो? खाना खा चुके हो। क्या तुम खाना खा चुके हो? यानी वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो अब यह देखना है हमें कि जो हमारा सब्जेक्ट है
यह सब्जेक्ट एक वचन का है कि बहुवचन है, यानी सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट तुम है, यानी यह प्लूरल है। तो इसके अनुसार हमारी जो सहायक क्रिया होगी, इन दोनों सहायक क्रियाओं में से जो प्लूरल होगी उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो हमारा कहता है यहाँ पे तुम यानी यू आ रहा है, तो यू के अकॉर्डिंग जो हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी वह हो जाएगी हैव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू, उसके बाद हमें लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? खा चुकना। तो खा चुकना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा। अब क्या खा चुका है? तो खाना खा चुका है। तो खाना की अंग्रेजी फूड हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे होगा। और इसमें देख लेते हैं कि कोई वर्ड बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो इसमें इसकी भी अंग्रेजी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई है, और ये भी हो चुका है। इसमें और कोई भी अदर वर्ड नहीं बच रहा है, इसलिए लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य का अनुवाद हम इसी प्रकार से बनाएंगे कि सबसे पहले देख लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अनुसार सहायक क्रिया कर लेंगे। उसके बाद हमारा रूल है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, और उसके बाद अदर वर्ड, इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे कि दूसरा जो रूल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में हो तो उसका नियम क्या होगा? उसका नियम क्या होगा? जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में होगा तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। जो यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद है या हैव लिखेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा रूल होता है जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाता है। जैसे मोहन क्या याद कर चुका है? मोहन क्या याद कर चुका है? और लास्ट में हम ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मोहन क्या याद कर चुका है। वाक्य के बीच में हमने कहा था कि वाक्य के बीच में यदि कोई शब्द आ जाए प्रश्न सूचक शब्द, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो इस वाक्य में जो हमारा ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में जो क्या शब्द है यह वाक्य के बीच में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और इसकी अंग्रेजी होगी वाक लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया कर लेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज करेंगे, उसके बाद मोहन लिख देंगे जो सब्जेक्ट के रूप में है। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? याद करना हमारा वर्ब है, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न, LEARNT। व्हाट हैज मोहन लर्न, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से हिंदी वाक्यों के बीच में यदि कोई शब्द आ जाए तो हमें इस रूल को याद रखना होगा, और उसके अनुसार दिए गए सेंटेंस का अनुवाद हम बना लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि हम बताए थे कि आपको तीसरा जो हमारा रूल होगा, अब हम इसको बता रहे हैं आपको कि यदि हिंदी वाक्य में कौन शब्द आ जाए तो उसका नियम क्या होगा। कौन शब्द आया हो तो उसका नियम क्या होगा, उसका रूल जो होगा, यहाँ पे हम आपको रूल बता रहे हैं कि सबसे पहले हु लिखेंगे, उसके बाद प्लस है या हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जब किसी हिंदी वाक्य में कौन शब्द अगर आता है। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कौन सो चुका है? कौन सो चुका है? कौन सो चुका है?
तो वाक्य में कौन शब्द आ गया? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पे रूल में आपको बता दिया कि सबसे पहले आप हु लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हु। अब चूंकि यहाँ पे किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, सिंगुलर का ही बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सहायक क्रिया हमारी होगी वह एक वचन की हैज हो जाएगी। और सो चुका है तो सोना की अंग्रेजी स्लीप होती है और इसका थर्ड फॉर्म सिलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अनुवाद बनाएंगे, कौन सो चुका है, हु हैज स्लेप्ट। यदि सब्जेक्ट से प्लूरल का बोध हो तो हम हु के बाद प्लूरल वर्ब की सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुवाद हम बना लेंगे। अभी आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर के ये नियम बताए गए हैं, समझाए गए हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको बड़े बड़े सेंटेंस भी देकर के बताए जाएंगे, एक कठिन से कठिन सेंटेंस दिए जाएंगे कि उसका अनुवाद कैसे बनाना है, कैसे आप बनाएंगे। तो हम आपको आगे इसको बारे में बताते रहेंगे। अब इसके बाद मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इसकी पूरी तैयारी आप कर लीजिए।